नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। मैं हूं आज आप सभी के साथ सृष्टिका। और दर्शकों, यह है खास कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि ये है लाइव फोन इन कार्यक्रम। जी हाँ, आप हमसे जुड़ सकते हैं अगले 1 घंटे। जी हाँ, 8 से 9। तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, फ़ोन नंबर्स डायल करने होंगे। तो सबसे पहले आपको मैं फ़ोन नंबर्स बता देती हूँ। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755 2660049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी है 1800233040। जी हाँ, ये नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं आज के हमारे विषय से संबंधित। और जी हाँ, आज हम एक खास विषय के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। खास विषय क्या है आज की हमारी चर्चा का विषय क्या है, ये आपको मैं बताऊंगी आगे। जैसे कि हम हमेशा शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, उसी परंपरा के अनुसार आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले अवगत कराते हैं आज की तिथि से। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है चैत्र और आज है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि। जी हाँ, दिन है बुधवार और तारीख है 27 मार्च। इसी के साथ कामना करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और दर्शकों इतिहास पर नज़र डालेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने वालूंगी। और साथ ही आज भाई दूज है। जी हाँ, तो आज बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक का त्योहार है, पर्व है। जी हाँ, आज बहन अपने भाई को टीका लगाकर उससे उसका जो प्रेम है, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करेगी, उसकी लंबी उम्र की कामना करेगी और जीवन में उसके खुशियाँ उसे मिले, ये कामनाओं के साथ अपना प्रेम अभिव्यक्त करेगी। और इसी के साथ आप सभी को पुनः मैं शुभकामनाएं दूंगी आज के इस पर्व की और होली के त्यौहार की। और आगे बढ़ेंगे और चलेंगे इतिहास की ओर और डालेंगे आज के इतिहास पे नज़र कि क्या क्या है वो घटनाएं थी जो आज के दिन इतिहास में दर्ज हुई थी। सन 1841 में पहले स्टीम फायर इंजन का सफल परीक्षण न्यूयॉर्क में किया गया था। सन 1855 में अब्राहिम ग्रेन्सनर ने कैरोसिन, जी हाँ, मिट्टी के तेल का पेटेंट कराया था। सन 1884 में बॉस्टन से न्यूयॉर्क के बीच पहली बार फोन पर लंबी दूरी की बातचीत हुई थी। सन 1899 में इतालवी आविष्कारक जी मार्कोनी द्वारा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण किया गया था। सन 1961 में पहला विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। सन 2006 में यासीन मलिक ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराए जाने की मांग की थी। सन 2008 में अंतरिक्ष यान एंडवर पृथ्वी पर सफलतापूर्वक सुरक्षित लौटा था। जी हाँ दर्शकों, तो ये वो सारी घटनाएं थी जो 27 मार्च के दिन घटित हुई थी। और अब हम आगे बढ़ेंगे और वक्त हो गया है कार्यक्रम में आप सभी के साथ एक मीठा सा विचार साझा करने का। तो चलिए देखते हैं क्या विचार हम आपके लिए लेकर आए हैं। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। जी हाँ दर्शकों, ये जो आदत है काम टालने की, ये हम कभी ध्यान भी नहीं देते हैं और ये कारण आपकी असफलताओं का मुख्य कारण है। क्योंकि हम देखिए, कहावत भी है ना कि आज काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होए है बहुरी करे है कब। तो बिल्कुल सटीक ये कहावत है और इसलिए इस बात पर आप गौर फरमाएं और इस बुरी आदत को अपने व्यक्तित्व में से हटाने की कोशिश करें और फिर देखिएगा बदलाव आपको आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आपको मिलेंगे। और बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि आज किस खास चर्चा के साथ हम आए हैं। और आज का विशेष दिन आपको मैं बता देती हूँ, आज 27 मार्च और इतिहास में भी मैंने पढ़ा कि आज विश्व रंगमंच दिवस है। जी हाँ, आज के दिन से ही विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, और आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान दर्शकों आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। उन सभी का परिचय मैं आपको ऐसे दूंगी कि जब से दूरदर्शन है, जितना लंबा सफ़र दूरदर्शन का है उतना ही लंबा सफ़र इनका भी है। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि ये सबसे पहले ये जो दूरदर्शन के जो परिवार के मेंबर्स
सदस्य आप कहिए, एकदम शुरुआती दौर की, जब दूरदर्शन का सफ़र शुरू हुआ था तब से इनका योगदान ये जुड़े हुए हैं दूरदर्शन से, और इतना लंबा सफ़र इनका रहा है। और इसी के साथ आपको एक खास बात और बताऊंगी कि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो दोनों ही मेहमान किसी भी इंट्रोडक्शन, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और दोनों ही राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कार उनको मिला हुआ है। चलिए सबसे पहले मेहमान से आपको मिलवाते हैं, उनके बारे में आपको ये बताऊंगी कि दर्शकों, उम्र 3.5 साल की जो उम्र होती है बच्चे की, तब वो ABCD भी ठीक से नहीं सीख पाता है, 1 2 3 सीख रहा होता है। उसकी सीखने की शुरुआत होती है जब वो ठीक से बोल भी नहीं पाता, और इस उम्र में अगर कोई मंच पर प्रस्तुति दे रहा है, कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, तो सोचिए वो कितनी बड़ी बात है। और ऐसे में इतने छोटे बच्चे के अगर घुंघरू फंस जाएं और फिर भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाए, तो आप सोचिए ये कितना ही, मतलब ये एक अचंभव करने वाली बात है। तो चलिए स्वागत करती हूँ मैं रश्मि मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और इसी के साथ चलिए अब आपको बताते हैं हमारे दूसरे मेहमान। जी हाँ, अनूप जोशी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सर के बारे में दर्शकों मैं आपको ऐसा बताऊं कि सर का 2 बातों का कहना है, एक जिद और समय। उनका कहना है कि समय दीजिए, समय देना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, वो स्किल हो चाहे आप हो चाहे जो भी चीज़ हो, समय दीजिए। और दूसरी चीज़ जिद ऐसे कि अगर आप कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको कोई काम कहीं करना है तो आपको कोई ना कह सके। जिद ऐसी, अगर किसी ने कह दिया है कि मेरे पास आर्टिस्ट पूरे हो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं कॉस्ट्यूम पे काम कर लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कॉस्ट्यूम पे भी हमारे पास पर्याप्त लोग हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है म्यूज़िक नहीं तो डांस पर, डांस नहीं तो मेकअप पर, मतलब किसी ना किसी तरह से सामने वाले को हाँ कहना ही पड़ेगा। वो कुछ भी करेंगे लेकिन वहाँ पर काम करके आएंगे, ये उनकी जिद रहती है। और जी हाँ, आज ऐसे ही दोनों जो व्यक्तित्व हैं आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है पुनः जोशी सर आपका और रश्मि मैम आपका। सबसे पहले रश्मि मैम से शुरुआत करते हैं। मैम, ये जो दिवस आज के दिन हम मना रहे हैं, विश्व रंगमंच दिवस, मैम इसके महत्व के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी इस दिवस को मनाने की, वो भी विश्व स्तर पर। देखिए, लोगों का मानना होता है कि ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, इस तरह से। लेकिन विश्व रंगमंच दिवस इसलिए मनाना ज़रूरी है, और सारे ही दिवस मनाना ज़रूरी है मुझे तो लगता है, क्योंकि साल के 365 दिन एक जैसे नहीं होते हैं, और हमारे जीवन में एक अलग तरह का संचार करते हैं इस तरह के दिवस। जैसे रंगमंच शब्द आते ही मुझे तो कुछ होने लगता है, मुझे लगता है कि ये मुझसे रिलेटेड कोई बात है। तो और हम साल के 365 दिन विश्व रंगमंच पर बात तो नहीं करते ना। आज विश्व रंगमंच दिवस है, इसलिए आप और हम यहाँ बैठे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका महत्व है और इसे मनाना चाहिए। बिल्कुल। जोशी सर, आपका क्या कहना है इस दिवस के उपलक्ष्य पर? मुझे लगता है कि दिवस जो भी होता है वो एक तरीके की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम दिवाली मनाते हैं तो दिवाली एक पर्व है, उसके बारे में एक सीख मिलती है हमें कि भाई एक बुराई पे एक अच्छाई की जीत थी, उसका उत्सव है। तो मुझे लगता है थिएटर या कोई भी दिन आता है कि महिला दिवस मनाते हैं, बच्चों का बाल दिवस मनाते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक जिम्मेदारी प्रेषित करता है आपके लिए कि आप एक जिम्मेदार बने, जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रति जिम्मेदारी महसूस करें। और चूंकि ये विश्व रंगमंच दिवस है तो हमें ये एक गर्व भी होता है और हमारी ताकत भी बढ़ती है कि हम अकेले ही हमारे देश में नहीं हैं, पूरा विश्व हमारे साथ है, हमारी कम्युनिटी के साथ है, हमारे काम को लेके बहुत सारे लोग, एक हमारा अपना समाज है। उस समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, मुझे लगता है वही विश्व रंगमंच दिवस का मतलब है और वो समझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर कि ये कहीं ना कहीं हमें ये एहसास भी दिलाता है कि हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जाता है। तो सोचिए पूरे विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड के कोने कोने पे इस कला से लोग जुड़े हैं और इस कला को इतना महत्व दिया जा रहा है कि हम एक दिन पूरा समर्पित कर रहे हैं उसको याद करने के लिए, उससे और ज़्यादा जुड़ने के लिए और उसके अलग अलग पहलुओं को लोगों के सामने लाने के लिए। सर, इतना लंबा सफ़र रहा है आपका, मंच हो चाहे मतलब आर्ट फील्ड की अगर हम बात करें, इतना लंबा सफ़र आप तय करके आए हैं। सर, क्या कैसे अनुभव रहे हैं आपके, क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि मेरी सीख है, बल्कि मेरे गुरु की एक सीख है कि अगर आप लंबे रास्ते से चलेंगे, जैसे कहना चाहिए कि मेन रूट से चलेंगे, तो अपनी मंजिल पे बहुत देर से पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षित पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही आप कभी शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं या गली में जाएंगे, कहीं जाएंगे,
तो आपको ठोकर भी लगेगी, आपका कीचड़ में भी पैर जा सकता है, आपको कांटा भी चुभ सकता है, आप गिर भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किलें बहुत सारी आएंगी। तो उनका कहना है कि एक सुरक्षित रास्ता लो, और सबसे बड़ी बात है कि आप जब लंबा समय देते हैं किसी भी चीज़ को तो आपको एक स्थायित्व मिलता है, एक परमानेंसी मिलती है कि आप परमानेंट उस जगह पे अपना होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना कि हम मकान जब बनाते हैं तो हर आदमी आपको ये सीख देता है कि उसकी नींव बहुत अच्छी बनाना, तभी वो मकान टिकेगा। नहीं तो आपने कच्ची नींव बनाई है तो मकान गिर भी सकता है और बहुत जल्दी गिर जाता है। तो वो सीख मैंने मानी और मैंने वो इंतज़ार किया कि आपको समय देना पड़ेगा। और ये पहले से ही तय था कि मुझे मालूम था कि थिएटर क्या है, थिएटर की कितनी मुश्किलात हैं, वो सब मैं जानता था। लेकिन ये मेरी रुचि थी, मैंने तय किया कि मुझे ये करना है। तो वो मुश्किलात पे मैं कभी शिकायत नहीं करी किसी से भी, और ना करूँगा कभी। तो मुझे लगता है लेकिन वक्त आता है, आपको थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे आप चलते रहें। मुझे नहीं लगता कि किसी भी फील्ड में कभी भी किसी को वो जो स्थान चाहता है वो नहीं मिल सकता। हर आदमी में, क्योंकि अगर उसको ये तमीज़ है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, तो निश्चित रूप से वो जो अपना लक्ष्य चाहता है वो उसको ज़रूर मिलता है, बशर्ते वो चलता रहे, निर्बाध चलता रहेगा तो एक दिन ज़रूर अपनी मंजिल पे पहुंचेगा और उसको वो ज़रूर मिलेगा। बट वो इंतज़ार बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सर की दो बातें हैं, जिद और समय, तो वो आपको बिल्कुल उनकी बातों में दिख गया होगा कि जिद, जी हाँ, करने की, कि बिल्कुल निरंतर आप बढ़ते रहें, हार नहीं माने। और दूसरी चीज़ समय, उसकी भी सर ने आप देख सकते हैं कि सर की बातों में समय को भी वो महत्व दे रहे हैं कि समय दीजिए आप। सर, हाल ही में आपको राष्ट्रपति सम्मान मिला है। सर, क्या कहेंगे उस पल के बारे में जब आपको ये सम्मानित किया जा रहा था? क्या महसूस कर रहे थे आप? बहुत सालों के बाद जी, तस्वीर में भी हम देख सकते हैं आपको सम्मान मिलते हुए। जी, बस मैं इतना ही कहूँगा कि मतलब जब आप बहुत साल कभी किसी काम को करते हैं और मंजिल के अगर थोड़े नज़दीक भी पहुँचते हैं या मंजिल तक पहुँचने के दरवाजे पे पहुँचते हैं तो खुशी तो होती है, नो डाउट। एक बहुत लंबा समय था और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरे साथियों का आशीर्वाद है, मेरे सब साथ में जो मेरे साथ एक्टर्स काम करते हैं, मेरे साथ जितने लोग थिएटर के लोग, भोपाल के थिएटर के लोग हैं, जिन्होंने मुझे पल पल पे कहीं ना कहीं मेरे को ऊपर बढ़ाया। तो ये अवार्ड अकेला मेरा नहीं है, उन सब का है, मेरे गुरु का, मेरे परिवारजनों का, मेरे साथियों का, मेरे सहपाठियों का, सबका मिल के ही सहयोग था, तब मैं यहाँ तक पहुँच पाया। नहीं तो ये अवार्ड मुझे नहीं मिलता। जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं आपके एकेडमी के और भी मेंबर्स तस्वीरों में आपकी। और सर ने इतनी खूबसूरत बात कही है, अक्सर लोगों को जब पुरस्कार मिलते हैं तो लोगों को लगता है ये पुरस्कार हमारा, लेकिन देखिए सर का दिल इतना बड़ा कि उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार का जो कारण है वो उनका परिवार, वो उनके मित्रजन, उनके गुरुदेव और उनके परिवार के सदस्य। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात है दर्शकों ये। और अब चलते हैं रश्मि मैम की ओर। मैम, 50 साल से भी ज़्यादा आपका सफ़र रहा है दूरदर्शन के साथ, इस आर्ट फील्ड से। मैम, क्या कहना चाहेंगे इतना लंबा सफ़र के अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव तो बहुत सारे हैं इस जीवन के। और जब मैं 3.5 साल की थी तब मैंने पहली बार कथक परफॉर्मेंस किया स्टेज पर रविंद्र भवन में, गवर्नर चीफ गेस्ट थे। तो वहाँ से ये अनवरत जारी है। बहुत सारे पड़ाव रास्ते में आए कि कभी उस बचपन में तो खैर मेरे सबसे पहले गुरु थे मेरे पिताजी श्री भानुचंद वास्कर, जो मुझे इस फील्ड में लेके आए। और हमारे घर में माहौल था जी, हमारे घर में थिएटर की रिहर्सल्स होती थी, सब होती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई बहुत कमाल नहीं किया। मैं कई बाबार मजाक में ये बात कहती हूँ कि हमारे घर का पत्थर भी एक्टिंग करने लग जाता, शायद इस तरह का माहौल था। तो कोई मैंने बहुत कुछ खास नहीं किया है, चूँकि घर में इस तरह का माहौल था। नहीं तो पहले ये होता था कि पेरेंट्स पीछे खींचते थे बच्चों को, या लाने ले जाने की प्रॉब्लम है कि रिहर्सल करना चाहता है बच्चा लेकिन कैसे रिहर्सल में लेके जाएं, क्योंकि रिहर्सल्स तो लंबी होती हैं और उस समय तो कुछ और लंबी हुआ करती थी। आजकल हर चीज़ का शॉर्टकट हो गया है। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे इस फील्ड में लाए, इसलिए मैं आज इतना लंबा सफ़र कर पाई। और अगर आप इतना लंबा चलना चाहते हो तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, उनको तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हो कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ, तो मेरी नौकरी भी है 8 घंटे की। मुझे थिएटर भी करना है, मुझे बच्चों को भी देखना है और मुझे घर भी संभालना है।
तो ये सारी चीज़ों में आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत काउंट करता है कि आप इन सारी चीज़ों को कैसे सुव्यवस्थित कर पाते हो। तो आज उम्र के इस पड़ाव पर मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी उपलब्धि टाइम मैनेजमेंट करने के कारण हुई और नींद से दूरी बनाने से हुई जी। कि सुबह जल्दी उठो, रात को देर से सो, तो आपके सारे काम व्यवस्थित हो जाते हैं और सब हो जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि डिसिप्लिन लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करता है। और देखिए दर्शकों, वो कहते हैं ना कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से ज़्यादा बड़ा अपने दिल से होता है, और ये बात हम साफ साफ आज के हमारे मेहमानों के व्यक्तित्व में देख सकते हैं। जैसे कि सर ने कहा कि वो सम्मान सिर्फ मेरा नहीं था, वो मेरे गुरुजन, मेरे सहयोगी, उन सभी के कारण। और मैम ने कहा कि मैंने कुछ बड़ा नहीं किया है, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी, इतने बड़े बड़े रोल करने के बाद, इतने बड़े बड़े काम करने के बाद, इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए, मतलब जिनके अभिनय को भूला नहीं जा सकता, ऐसे लोग अगर जब ये बात कहते हैं तो क्या कह सकते हैं कि आप देखिए कितनी बड़ी बात है ऐसा कहना। बिल्कुल। और सर, एक सवाल मेरे मन में यहाँ पर आ रहा है कि आज के समय में आर्ट फील्ड लोग, कई लोग ऐसे हैं जिनकी रुचि है, वो इस फील्ड में बढ़ना भी चाहते हैं आगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसको एज अ प्रोफेशन उसको अपनाने में एक झिझक है उनके अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें लेट सक्सेस भी आपको मिलती है, तो लोगों को अपने ये भी डर रहता है कि हम सक्सेस हमें कब मिलेगी, क्या मिलेगी, हम कैसे अपने जीवन का पालन पोषण करेंगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो झिझक है। तो क्या कहेंगे आप हमारे उन युवाओं को जो आज का हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और इस फील्ड में, इस कला में वो रुचि रखते हैं? वो एक कहावत है, जैसे आपने बात कही, जो डर गया सो मर गया, तो वो तो तय है, क्योंकि कहावतें जो भी बनी हैं वो किसी न किसी तरीके से जीवन का एक निचोड़ होता है, किसी का बहुत ही तगड़ा अनुभव है, तो वो तो सच है कि नो डाउट हमारे देश में, या बल्कि हमारे देश में क्या, पूरे विश्व में इसको उस तरह का प्रोफेशन नहीं मानते हैं कि जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या सीए हैं, या और भी दूसरे जो फील्ड हैं। तो ये रिस्क तो है, तो ये तो आपको मालूम है, तो पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि अगर आप इसको चुन रहे हैं तो ये रिस्क तो ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे कि हिंदुस्तान में करोड़ों लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फाइनली तो वो 11 ही खेलते हैं, और वो 11 लोग भी जब तक प्रूव करते हैं, जब तक है, अगर 3 मैच में अगर कोई आदमी खराब खेलता है तो आप बोलने लगते हैं, जो कि एक बार भी ग्राउंड पे नहीं गया, लेकिन वो कहने लगता है कि इसको निकाल दो। तो जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मतलब प्रोफेशन होते हैं, उसमें आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और बेस्ट देनी पड़ेगी, कि आपको वो छन के ऊपर आने ही पड़ेगा, वो गंदगी नीचे जाएगी तभी आप दिखोगे। जब आप छलनी में कोई भी आप डालते हैं, आटा डालते हैं या कोई भी चीज़ छानने के लिए डालते हैं, उस समय वो कचरा नहीं दिखता, लेकिन जब आपको उसको बहुत ज़्यादा देर तक हिलाते रहते हैं, तब वो नीचे से सब शुद्ध चीज़ आ जाती है और कचरा ऊपर रह जाता है। तो उसमें टाइम लगता है वो छानने में। तो मेरा भी ये कहना है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, वो रिस्क लेनी पड़ेगी, और उसमें मेंटली ये प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इसमें आप प्लस में भी जा सकते हैं, माइनस में भी जा सकते हैं। और नंबर 2 ये कि अपने आप को खुद से ट्रांसपेरेंसी से देखिएगा कि मुझे कितना आता है, मैं कितना कर पाता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं। आर्ट एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर गॉड गिफ्टेड हैं आप, क्योंकि कहा जाता है कि जितना मैंने सुना है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जब हार्ट बीट चालू होती है, जब इस दुनिया में आता है वो, उसमें एक रिदम होती है। अगर वो सम पे है तो वो आदमी सम पे रहता है, अगर वो ऑफ बीट है तो वो ज़िंदगी भर ऑफ बीट है। तो वो ऑफ बीट अगर रहेगा तो वो कभी भी गाना नहीं गा सकता, ये साइंस का है जी, साइंटिफिकली ये चीज़ है। तो अगर ये चीज़ गॉड ने आपको नहीं दी कि आप नहीं गाना गा सकते, क्यों? क्योंकि आपकी हार्ट बीट ही ऑफ बीट है, तो आप कभी सम पे शुरू नहीं कर पाएंगे, सम पे ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तो जैसे हम कहते हैं बेताला हो जाएंगे। तो वो बेताले कुछ लोग जन्मजात होते हैं, उनको आप कभी ताल में नहीं ला सकते, दुनिया का कोई भी उस्ताद उसको ताल में नहीं ला सकता। अब वो ज़बरदस्ती जिद करे कि नहीं मैं तो गाना ही गाऊंगा, उसके वोकल कॉर्ड वो प्रिपरेशन है ही नहीं उसकी। तो ये बहुत जल्दी अपने आप को समझ लेना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। ये मैंने बहुत छोटी उम्र में ये तय कर लिया था 8th क्लास में कि मैं जीवन भर यही करूँगा, अपने आप को स्क्रीन करके, और उसके बाद उससे लेके आज तक एक भी दिन मैं इस काम से नहीं हटा। तो आप जब धीरे 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 खोदते रहोगे तो कभी तो हीरा मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन खोदते रहो। आप चाहेंगे कि 2 कुदाल निकालूं और हीरा मिल जाएगा, वो कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता, और किसी भी फील्ड में नहीं होता। जी बिल्कुल, सर ने बहुत सही बात कही कि जितनी जल्दी आप ये पहचान लेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आप किन चीज़ों में अच्छे हैं, उतना बेहतर आपके लिए होगा। सर यहाँ पर एक बात आती है
कि कुछ लोग पैदाइशी आर्टिस्ट होते हैं, उनमें मतलब गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन कुछ लोग मेहनत के साथ उसको अपने अंदर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर बात आती है स्किल डेवलपमेंट की। तो सर, स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप क्या हमारे उन बच्चों को कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं आज का हमारा कार्यक्रम? मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए अपने आप को। जी। जैसे कैमरा होता है कि आप जब तक कैमरे को एकदम शार्प फोकस नहीं करेंगे, जब तक तस्वीर साफ नहीं दिखती है, धुंधली दिखती है। जी। तो वही मैं कहता हूँ कि आपको अपना फोकस तय करना पड़ेगा। मोहल्ले वाले ने कहा कि तेरी शक्ल शाहरुख खान से मिलती है, मैंने कल बैग उठाया और चला गया बॉम्बे, तो नहीं होता है। अपने आप को आप खुद से स्क्रीनिंग करें, खुद से तय करें कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं। और नंबर 2, टारगेट को बिल्कुल फोकस करें। क्लीन आपको होना चाहिए एकदम से कि मुझे क्या करना है। अगर उसकी तरफ आप बढ़ेंगे तो होगा, अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो नहीं होगा। मेरे बगल वाला लड़का ऐसा करता है इसलिए मैं भी कर लूँगा, ये संभव नहीं है, कभी भी नहीं संभव है। क्योंकि कितने बड़े बड़े लोग जिनका बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट रहा है, चाहे वो प्लेयर्स हों, चाहे वो अभिनेता रहे हों, चाहे साइंटिस्ट हों, ये ज़रूरी नहीं कि उनके बच्चे भी उतने ही बड़े साइंटिस्ट या उतने ही बड़े प्लेयर या उतने ही बड़े एक्टर्स या सिंगर या प्लेयर्स बनते हैं। तो अगर जब वो नहीं संभव है, क्योंकि हर की जीन अलग है, हर की सोच समझ अलग है, हर का अपना एक कैलिबर है जो नेचर डिसाइड करता है। और रही बात जन्मजात की बात, आप कह रहे थे कि जन्मजात आर्टिस्ट होता है, जन्मजात, बट वही वाली बात है ना कि जब हीरा मिलता है आपको तो वो तो पत्थर जैसा होता है, तराशना तो पड़ेगा ही आपको। भले ही आप जन्मजात कितने ही अच्छे आर्टिस्ट हों, लेकिन जब तक आप पॉलिश नहीं करेंगे, पॉलिश मतलब वही घिसना होता है, तो जब तक वो घिसाव नहीं होगा, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं। साइंटिस्ट भी एक दिन में तो खोज नहीं कर पाता, सालों खोजते हैं वो, तब जाके एक दवाई मिलती है उनको, और सालों उनकी कई पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं उस खोज में, लेकिन वो नहीं मिलता है। तो ये है मेरा कहना कि आप अपने फोकस करिएगा तो हर चीज़ मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी मत करिए और किसी गुमान में मत रहिए, किसी सपने में मत रहिए, हकीकत में रहिए। हाँ, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, बुरा सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। जब मैं आपको कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, और मेरा अपना एक लाइफ का एक मतलब एक तरीके से कहना चाहिए ये सिद्धांत है कि जो मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है, मैं उसके बहुत करीब रहता हूँ, क्योंकि वही मेरा सच्चा हितैषी है। जो आपकी पीठ थपथपाता है, मतलब वो आपका सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है, क्योंकि जैसे ही वो पीठ थपथपाता है आप इस गुमान में हो जाते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा, और ग्रो करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आपकी कोई इंसल्ट करता है तो मुझे गुस्सा आता है कि अपने आप को समझता क्या है, अब मैं इसको करके बताऊंगा, तो वो करके बताऊंगा, वो आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो मेरा हमेशा कहना है कि उनके साथ रहिए जो आपको बुरा बोलते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, वही आपके सच्चे हितैषी। बिल्कुल, और कई बार हमारी वो बुराइयां सुन के आंखें भी खुल जाती हैं। डेफिनेटली किसी अगर हम गुमान या फिर किसी सपने में हैं तो बिल्कुल हम रियलिटी में आ जाते हैं। मैम, क्या कहना है आपका? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी बिनु साबना निर्मल करे सुहाए। बहुत सुंदर। इनकी बात को मैंने 2 लाइन में कह दिया। क्या बात है मैम, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने बहुत सही बात कही। हम जिस फील्ड में हैं, पीठ थपथपाने वाले बहुत मिलते हैं, और आगे तो पीठ थपथपाएंगे, पीछे बोलेंगे क्या घटिया काम किया। तो वो इस तरह के लोगों से बचना हमें आना चाहिए। और जैसे कि इन्होंने, अनूप जोशी जी ने ये बात बहुत अच्छी कही कि हमें आईने की तरह साफ खुद को देखते आना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। और ये हर इंसान को पता होता है, बिल्कुल मालूम होता है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं और कहाँ तक पहुँचने की हमारी ताकत है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या क्या करना है, ये हमें स्पष्ट मालूम होता है। उतनी मेहनत करने के लिए आप तैयार रहोगे तो आप आसमान से तारे तोड़ कर ले आओ। जी मैम, मेहनत की बात निकली है यहाँ पर, हार्ड वर्क। इस फील्ड में नो डाउट बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, लेकिन मैम कभी कभी लक फैक्टर की भी बात यहाँ पर आ जाती है। तो आप क्या कहेंगी, हार्ड वर्क या फिर लक फैक्टर? दोनों फैक्टर्स हैं इसमें। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ रंग कर्म होता था, वहाँ के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मैं ऐसा सोचकर अगर बैठ जाती कि यहाँ तो होता है मैं कर लूँगी, उसके लिए भी मुझे मेहनत करनी पड़ी। तो मेहनत तो आपको, आपका लक कितना भी आपका साथ दे, लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी कहीं पहुंचने के लिए। जिस तरह से अनूप जोशी जी ने बोला कि आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि ये पानी का ग्लास यहाँ रखा है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, ये चल के आ जाए और मैं पानी पी लूँ, ऐसा नहीं होगा। कौर यहाँ भी रखा रहेगा ना, तो उसको आपको अंदर डालने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी और चबा के खाना पड़ेगा, तब वो डाइजेस्ट होगा। बिल्कुल सही। और हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं होता दर्शकों। एक बार हार्ड वर्क को
यानी कि लक फैक्टर को भी ओवरटेक कर देता है आपका हार्ड वर्क। बिल्कुल। और सर आपके पास आते हैं, और जैसे कि आपने भी बहुत छोटी उम्र से आप रंगमंच से जुड़ गए थे, आप इस आर्ट फील्ड से जुड़ गए थे, तो सर आपने इस रंगमंच के बदलते हुए बहुत सारे परिदृश्यों को भी देखा होगा, तो उन बदलावों के बारे में मैं जानना चाहूँगी। हाँ, अभी तो अचानक से बहुत सारा बदलाव आया है, जी क्योंकि उसका कारण थोड़ी सी हमारी टेक्नोलॉजी भी है। मैं टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं मानता, कतई नहीं मानता, जी बट टेक्नोलॉजी का सही उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब आप सिर्फ एक कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल है कि मुझे कुछ जानना है, कोई किताब में कोई चीज़ जाननी है, जी और वो शायद वो किताब 100 पेज की है तो वो शायद 99 पेज पे है। तो पहले के ज़माने में मुझे ये मालूम चलता था कि उस किताब में वो है, रेफरेंस कोई देता था, जी तो मुझे वो पूरे 99 पेज पढ़ना पड़ता था या 98 पेज पढ़ना पड़ता था। जब 99 पेज पे मुझे वो जानकारी मिलती थी जो मुझे चाहिए, लेकिन उसके अलावा मुझे 98 पेज की जानकारी भी मिल जाती थी। बिल्कुल सही। लेकिन आज के ज़माने में चूंकि आप गूगल पे आ गए हैं, तो आपको मैं बोलता हूँ ये उस देश का राष्ट्रपति करो तो आप सिर्फ एक क्लिक करते हैं तो उस देश का राष्ट्रपति आपको पता पड़ जाता है। लेकिन पहले मुझे किसी देश का राष्ट्रपति जानने के लिए वो किताब पढ़नी पड़ती थी जिसमें 100 देश के राष्ट्रपतियों के नाम लिखे रहते थे। तो जब मुझे नंबर वो युगांडा है तो यू पे आएगा, ए से मैं पढ़ना शुरू करता था, तो अब जाके मुझे पता पड़ता था कि वो और 25 या 35 राष्ट्रपतियों के नाम भी मैं जान लेता था। तो वो जो पढ़ने की आदत जो अब लगभग छूट गई, जी और उस पढ़ने से, क्योंकि मेरा मानना है किताब मतलब एक जीवन का अनुभव होता है किसी भी राइटर का, उसके अपने जीवन के अनुभव से इंस्पायर होकर ही वो कुछ लिखता है, चाहे वो उपन्यास हो, कविता हो, कहानी हो, कुछ भी। तो जीवन के अनुभव ही आपके जीवन को सार्थक करते हैं। तो मुझे लगता है वो जीवन के अनुभव आपको पढ़ने से ही मिलते हैं। तो पढ़ने की वजह से आपकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा ठोस हो गई हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं। तो इस वजह से बहुत ही सतही काम होता है। और मेरा अपना मानना है कि कोई भी आर्ट फील्ड हो या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट है, जब तक वो आपके हार्ट को टच नहीं करती, आपके अंदर वो खलबली नहीं पैदा करती, जब तक वो सार्थक नहीं होती। चाहे वो बजाना हो, है ना। आज की तारीख में है कि इतने बड़े सितार वादक रहे रविशंकर जी, या तबला वादक जाकिर हुसैन साहब रहे, या और भी एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन वो सारे, हम ये क्यों कहते हैं कि वो तबला बजाते तो वो भी वही 3 ताल बजाते हैं जो मेरे मोहल्ले का बच्चा भी 3 ताल बजाता है। वो भी वो 16 मात्रा बजाएगा तो वो भी 16 मात्रा बजाते हैं, लेकिन फिर हम क्यों कहते हैं कि उनका तबला सबसे अच्छा। तो वहाँ मेरी मतलब मेरा मानना है कि वो होती है सोल की बात, कि उसमें वो 16 मात्रा के साथ वो अपनी एक प्योर जो सोल है, जो उसकी आत्मा है, जो आर्ट के लिए उसकी श्रद्धा है, वो जब जोड़ता है तब जाके वो कम्युनिकेट करती है। और वो जब कम्युनिकेट करती है तो वो इतना बड़ा प्रभाव होता है कि उससे आदमी दूर नहीं आया, वो एक तरह का मतलब हिप्नोटाइज कर लेता है। तो वो आज की तारीख में मुझे लगता है कि वो हो रहा है, बहुत हो रहा है। यानी इस भोपाल शहर में जो साल में मुश्किल से शायद 15 या 20 नाटक होते थे, अब आज की तारीख में एक महीने में 20 नाटक हो रहे हैं, लेकिन वो गहराई नहीं है, वो सोच नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि अभी पढ़ाई लिखाई, सोच समझ और जो पुराने समय के लोग थे उनके साथ जो तालमेल था वो आजकल हटता जा रहा है। तो वो मुझे लगता है कि आप देख के नकल करके जब भी करेंगे वो हमेशा डुप्लीकेट होगा। ओरिजिनल हम कहते भी हैं कि ये फोटोकॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। तो जब ओरिजिनल हम ये जानते हैं, अपनी भाषा में रोज बर्ताव लाते हैं कि ये डुप्लीकेट है, नकली है, फिर नकली काम क्यों करते हैं? बस यही कहना चाहूँ, असली काम करें। बिल्कुल सही है। सर का कहना ये है कि जितना शॉर्टकट आप अपनाएंगे आप निखरेंगे नहीं। लंबा रास्ता भले समय क्यों ना ले, लेकिन आप निखर कर आएंगे। तो बिल्कुल बहुत पते की बातें आज यहाँ दर्शकों कार्यक्रम में चल रही हैं। रश्मि मैम से पूछते हैं कि मैम देखिए, जैसे कि मैंने सर से प्रश्न किया था कि बहुत सारे बदलाव सर ने देखे। बेशक आप भी इतने लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, आपने भी बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। तो मैम कुछ बदलाव अच्छे होते हैं, कुछ बदलाव अच्छे नहीं होते हैं। तो मैम मैं चाहूँगी वो अच्छे बदलावों के बारे में बताएं और ऐसे बदलाव जो आपको अच्छे नहीं लगे। और दर्शकों, मैम से इस प्रश्न का उत्तर मैं लूंगी। आप सभी को मैं यहाँ बताना चाहूँगी, हमारे साथ मोहन द्विवेदी जी जुड़े हैं कॉल के माध्यम से आज हमारे कार्यक्रम में। जी हाँ, जो आज के दिवस पर हमें एक संदेश देंगे। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अभिनेता हैं, आप निर्देशक हैं, आप इस कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, काफी सालों से। तो सर, मैं चाहूंगी कि आज के इस दिवस पर हमारे दर्शकों को आप एक संदेश दें। सर्वप्रथम तो आपके स्टूडियो में बैठे अनूप जोशी जी को बहुत बहुत बधाई। अभी हाल में ही उनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
और ये अपने शहर और प्रदेश के लिए बहुत सम्मान की बात है। तो अनूप जोशी जी, आपको ढेर सारी बधाई। लक्ष्मी जी को ढेर सारी बधाई। अभी हाल में ही उनको श्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है SBI के जो नाट्य फेस्टिवल जो हुआ था उसमें। और एक संदेश यही है कि जैसे कहा गया कि जीवन एक रंगमंच है, उसी रंगमंच में हम सब लोग हैं और उसी रंगमंच में एक छोटा सा रंगमंच जो थिएटर हम करते हैं। आज विश्व रंगमंच दिवस है, तो सबसे पहले आपके दूरदर्शन के माध्यम से सभी को विश्व रंगमंच दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अधिकतर स्कूलों में अभी रंगमंच को शामिल किया गया है और ये अपने आप में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है। इसको हर बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए ताकि उसके अंदर आत्मविश्वास भर सके और किसी भी कठिन परिस्थिति में वो अपने आप को ढाल सके। मैं जहाँ हूँ, जिस स्थिति में भी हूँ, उसमें सबसे बड़ा हाथ रंगमंच का है, मेरे गुरुजनों का है। और जो स्टूडियो में बैठे हैं ये दोनों मेरे अभिन्न मित्र हैं, इनको पुनः एक बार ढेर सारी बधाई और दूरदर्शन को भी ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सर और मैम को बधाई देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैम, जैसे कि मैंने प्रश्न किया था कि बहुत सारे अच्छे बदलाव और कुछ बदलावों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, जैसे कई साल पुरानी बात अगर मैं करूँ तो आज से 25 साल पहले अगर हमारी कोई रिहर्सल होती थी प्ले की तो वो कम से कम 1-1.5 महीना चलती थी। जैसे मृत्युंजय नाटक हमारा तैयार हुआ श्री जयंत देशमुख जी के निर्देशन में, तो शुरू के 15 दिन तो उन्होंने सिर्फ मूवमेंट ही सिखाए कि हमारी अगर सेना आएगी, वो महाभारत पर बेस्ड था मृत्युंजय, कर्ण पर बेस्ड स्टोरी है, कम से कम 45 कलाकार उसमें भाग ले रहे थे। तो 15 दिन उन्होंने सिर्फ मूवमेंट कराए कि ये कौन कैसा आएगा, कौन कैसा जाएगा, युद्ध के समय चाल कैसी रहेगी, एंट्री लेंगे तो चाल कैसी रहेगी। तो जदुमणि जी मणिपुर से आए से वो सब हमको सिखाने के लिए सारे मूवमेंट्स, तो वो 15 दिन तो उसी में गए। उसके बाद नाटक की स्क्रिप्ट चालू हुई और फिर उसके बाद उसके ऊपर काम हुआ। तो लगभग 1.5 महीने में वो नाटक तैयार हुआ, जो कि बहुत अप्रतिम और अद्भुत नाटक तैयार हुआ था, क्योंकि इतने कलाकार इतने महीने तक एक साथ रिहर्सल करते रहे, इतना समय सबने दिया। भोपाल के जाने माने सारे लोग उसमें थे। उसमें मैं कर्ण का रोल श्री आलोक चटर्जी जी करते थे और मैं उनकी पत्नी का रोल वृषाली का रोल करती थी। तो उस नाटक के हमने काफ़ी शोज़ किए, कम से कम 28-29 शोज़ हमने उस प्ले के किए हैं उस समय में। तो आज के समय में अगर हम किसी कलाकार को बोलेंगे कि 1.5 महीने तुमको रिहर्सल के लिए आना है, तो वो पहले ही बैकफुट पे चले जाएंगे कि हम इतना समय नहीं दे सकते। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। उस समय में अगर किसी को 1-2 घंटे का नाटक है, उसमें अगर कोई छोटी सी 2 मिनट की भी एंट्री है और उसके लिए उसको 3 घंटे रिहर्सल होती थी हमारी, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो वो व्यक्ति पूरा 3 घंटे बैठेगा, अपनी एंट्री 2 मिनट की करेगा और बाकी कलाकारों से सीखने का मौका मिलेगा उसको। रिहर्सल सिर्फ उस कलाकार की रिहर्सल नहीं होती है, वो वहाँ बैठे जितने लोग हैं वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और वो खुद कलाकार उनसे भी बहुत कुछ सीख रहा होता है। तो ये जो रिहर्सल का प्रोसेस उस समय था और आज का दौर है कि आज एक साथ कई बच्चे 3-3 नाटकों में काम कर रहे हैं कि मैं 7 बजे यहाँ आऊँगा, 8 बजे वहाँ जाऊँगा, 9 बजे वहाँ जाऊँगा, और एक भी ढंग का काम नहीं कर रहे। तो वो जो सीखने का दौर था, हमने उस समय इसी तरह सीखा कि अगर कोई व्यक्ति स्टेज पे खड़ा होकर परफॉर्म कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है, देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें सीखते हैं जो आप अपने आत्मसात भी करते हैं और आप उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं और अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करते हैं उससे। तो वो आज के ज़माने में वो चीज़ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि बच्चों के पास समय कम हो गया है। लेकिन जैसा कि अनूप जोशी जी ने बोला कि आज की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस हो गई है, म्यूज़िक को लेके, लाइट को लेके, इस तरह की चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं जो पहले के समय में बहुत समय लगता था। कहाँ से, अभी तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है कि सैड म्यूज़िक चाहिए तो निकाल लिया, ध्रुपद चाहिए तो निकाल लिया। उस समय ढूंढा जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ नहीं होते थे। तो वो आज के ज़माने में बहुत अच्छी बात हो गई है कि सब अवेलेबल है और उसको कई नए लोग, नए बच्चे, नए कलाकार बहुत अच्छी तरह से उसको नाटकों के साथ जोड़कर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं, प्रदीप साहू जी।
बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। हाँ, सत श्री अकाल, मैं प्रदीप। तो ये आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मैडम से, मजूमदार मैडम से और अनूप जोशी जी से प्रश्न करना चाहता हूँ। सर ये बताइए कि कल का सिनेमा और आज का सिनेमा, इसमें बहुत फर्क आया है। कल की सिनेमा के जो व्यक्तित्व होते थे वो अलग ही होते थे, इंप्रेसिव पर्सनालिटी के लोग होते थे, लेकिन कल का रंगमंच और आज का रंगमंच, कल के रंगमंच के रंगकर्मी भी वैसे ही मिलते हैं जो आज मिलते हैं। इन दोनों में, रंगकर्मी और सिनेमा कर्मी में, किसका व्यक्तित्व जो है वो ज्यादा दिल को छूता है? और रंगकर्मी, मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो मैं क्या रंगकर्मी से ज्यादा प्रभावित होता हूँ, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में क्या वजन होता है। आज का सिनेमा का कोई काम का नहीं है, मैं बिल्कुल आउट स्पोकन बोल रहा हूँ। और रंगमंच की ओर ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को डाइवर्ट कर सके, समाज के यूथ को, उसके लिए आप लोगों के क्या प्रयास हैं? अनूप सर। देखिएगा, मेरा मानना है कि कोई भी मीडियम हो, चाहे वो फिल्म हो चाहे रंगकर्म हो, सबसे पहली शर्त होती है ईमानदारी। आज भी अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, चाहे वो फिल्म में करें चाहे वो थिएटर में करें, तो आप जो कह रहे हैं ना वज़न वाली बात है, तो वो वज़न आता है। हाँ, वो ठीक है कि कम हो गया है, वो थिएटर में भी कम हुआ, वो फिल्म में भी कम हुआ। उसका कारण है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले रश्मि जी ने बोला था, कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई। आज हमारे यहाँ फिल्मों की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं किसी भी मतलब सूरत में हॉलीवुड से कमतर नहीं होती। पहले होता था कि हॉलीवुड का कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, उनके सेट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ नो डाउट उनसे 1% भी कमी नहीं कोई भी चीज़ है। लेकिन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग आत्मा पे जीते हैं, हम लोग कहते हैं ना भाव पे जीते हैं हम लोग, क्योंकि इसीलिए आप देखेंगे यूरोप में या बाहर के उसमें जो फिल्में बनती हैं वो बहुत फैंटेसी पे बनाते हैं वो लोग, है ना। कोई कैसा मतलब है, कोई जो एक बंदर है वो आदमी में रूप में हो गया, या साइंस फिक्शन बनाते हैं वो लोग, तो फैंटेसी ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि उनके पास लिटरेचर नहीं है। हमारे पास तो हज़ारों साल का लिटरेचर है, और ढेर लिटरेचर है। और लिटरेचर मतलब होता है भाव, किसी के जीवन का अनुभव। तो अगर हम कहें कि हमारे 4 वेद हैं, तो वेद में कितनी कहानियाँ हैं, तो उन सबको अगर हम लें तो नो डाउट, लेकिन वो चीज़ हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। मुझे मेरी चिंता सिर्फ उसी में है कि उनको ना छोड़ें। अगर आप वो करेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत सुंदर सेट है, बहुत सुंदर आपका कपड़ा है, बहुत सुंदर आपकी शक्ल है, वो सारी अनुभूतियाँ मुझे 5 मिनट के अंदर हो जाती है। क्योंकि मैं 2.5 घंटे आपसे ये नहीं कह सकता कि बहुत सुंदर कपड़ा पहना है आपने, बहुत सुंदर कपड़ा, वो मैं मुश्किल से 30 सेकंड में कह देता हूँ कि यार आपने बहुत सुंदर कपड़ा पहना है, आपका ये सेट बहुत सुंदर है। तो उस 1.5 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट के बाद मैं कहता हूँ अब कंटेंट क्या है, आपके इस प्रेजेंटेशन का भाव क्या है। अगर वो भाव मुझे रुचिकर लगेगा तो मैं 2.5 घंटा बैठूंगा, या 2 घंटा या 1 घंटे की फिल्म देखूंगा या नाटक देखूंगा, नहीं तो मैं अपने घर जाऊंगा, क्योंकि 2.5 घंटे में बार बार नहीं कह सकता। तो बस वही कमी है मुझे लगता है। अगर वो हो जाएगा तो सब जगह वजनदारी है, अगर वो नहीं है तो सब जगह हल्का है। थैंक यू। बिल्कुल मैम, आपको जोड़ना चाहिए। हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा कि रंगमंच के कलाकारों से ये जल्दी जुड़ जाते हैं फिल्मी कलाकारों के मुकाबले। तो मेरा ये कहना है कि फिल्म का जो स्टाइल है कि आपका एक डायलॉग लिया जाता है, वो डायलॉग 10 मिनट बाद दूसरा डायलॉग लिया जाएगा, तो वो कलाकार बहुत अच्छी तरह से उसमें जुड़ नहीं पाता। जहाँ तक रंगमंच का सवाल है, लाइव होता है कोई नाटक, और उस नाटक के कलाकार जो हैं वो उस पात्र को जीने लगते हैं। वाकई में ये हम मानने लगते हैं कि अगर मैं कोई बूढ़ी 70 साल की महिला का किरदार निभा रही हूँ तो मैं अपने आप को 70 साल की समझने लगती हूँ। मैं उस महिला के दिमाग में घुस जाती हूँ। वो महिला उस वक्त क्या सोचती होगी, कैसे चलेगी, कैसे बैठेगी, उसमें हम चले जाते हैं। तो हम ऑडियंस से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑडियंस भी हमारे साथ साथ उस कैरेक्टर के साथ साथ आगे बढ़ती चली जाती है, जो कि फिल्मी कलाकारों को शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट होता होगा उस मूड में फिर से आना, और हम उस मूड को साथ में लेके पूरे 2-2.5 घंटे तक चलते हैं। इसलिए शायद इनको रंगकर्मियों से ज़्यादा लगाव है। जी बिल्कुल मैम, आपके एक बहुत फेमस प्रसिद्ध नाटक है आपका नट सम्राट, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगी। उसमें आपने वृद्ध महिला का रोल किया था, और जैसे कि मैम ने कहा, मैम कहीं ना कहीं किरदार में आपको डूबना होता है। जब वो आप डुबकी लगाते हैं तब आप उससे जुड़ पाते हैं, और वो अभिनय फिर एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पर आता है। आपका वो अभिनय देखा था, और मैम आज भी वो मुझे याद है। बिल्कुल सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपके भी ढेर सारे नाटक, जैसे कि आपकी तस्वीर हम साझा कर रहे हैं रश्मि मैम उस किरदार की,
हमारे ये दर्शक देख ये सकते हैं? संध्या छाया नाटक है। ये संध्या छाया नाटक का फोटो है, जी जिसमें उदय शाहणे जी मेरे जी साथ मैम, हैं। एक और मुझे याद आ रहा है, बारूद के सौदागर, जी। जो कि दूरदर्शन का पहला अगर मैं गलती तो टेलीफिल्म। टेली जी। फिल्म थी। मैम उसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, आप कुछ जी यादें? हाँ, दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म थी। उसी समय दूरदर्शन शुरू हुआ था 1991 में, जी और मेरे ख्याल से शायद 92 में इसकी शूटिंग हुई थी। और सामने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CGM का हाउस है, उस हाउस में इसकी शूटिंग हुई थी, स्टूडियो में नहीं हुई थी, आउटडोर शूटिंग थी। और मिस्टर गंजू ने इसका मिस्टर गंजू प्रोड्यूसर थे। तो बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं इस दूरदर्शन के साथ, क्योंकि मैं 15 साल यहाँ न्यूज़ रीडर भी रही हूँ, तो ये मेरा घर आंगन की तरह है। तो उस तरह से वो टेलीफिल्म करने में भी मुझे बहुत मज़ा आया, और आज उसकी याद करने में और मज़ा आ रहा है। मैम, आज के दिवस पर ये हमें मौका मिला है कि आपकी और अनूप सर की पुरानी यादें हैं दूरदर्शन से जुड़ी हैं, उन्हें हम ताज़ा कर सकें। और आज इस मंच पर एक ये भी मंच है दर्शकों, और आज हम विश्व रंगमंच दिवस जैसे कि मना रहे हैं, इस मंच पर बैठकर सर और मैम के कई मंचों की यादों को हम ताज़ा कर रहे हैं। अनूप सर के पास चलेंगे। सर, चंदा मामा की जया, सवाल और सपना, मुक्ति दूत, सच की गोलियां, सर इतनी सारे अगर हम फिल्मों की बात करें, इतने सारे कार्यक्रमों की बात करें, आपके रंगमंच के कला की बात करें, सर मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर जिक्र करें जो सबसे आपके दिल के करीब आपका अभिनय रहा हो, आपका किरदार रहा हो, उसकी यादें आप ताज़ा करें, हमारे साथ कुछ साझा करें सर। मतलब ये बात बिल्कुल वैसी ही आप पूछ रहे हैं जैसे एक माँ बाप से अगर पूछें कि उसका कौन सा बच्चा उसको कौन प्रिय है और कौन सा नहीं, तो वो ऐसा नहीं है। सारे ही नाटक मेरे लिए हमेशा प्रिय हैं, क्योंकि मैंने वो किए हैं और उसको जिया है। जी। तो ऐसा किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा अच्छा, वो ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि एक वक्त पे हमने उसके साथ मतलब जुड़े हैं और उसको किया है और उसके लिए मेहनत की है। तो मेरे लिए भी ये मानना है कि मेरे सभी नाटक मुझे बहुत प्रिय हैं। मतलब मुझे उसको लेके कहीं से कुछ वो है नहीं कि, और मेरा ये मानना है कि अगर मतलब आप किसी एक नाटक की बात करें अगर, तो मेरा अभी एक लेटेस्ट प्ले है प्लीज़ मत जाओ करके नाटक है। उसको मैं मुझे लगता है कि अभी लगातार उस पर शो भी करता हूँ, और वो मेरे बहुत करीब है। और वो इसलिए करीब है कि मेरा मानना है कि अगर आप जैसे सारी हमारी दुनिया की जो सारी शक्तियाँ हैं वो गोल है, तो मेरा मानना है कि उस नाटक से एक संदेश ये है कि जहाँ से आप चालू होते हैं वापस आपको घूम के वहीं आना है। तो उस नाटक से ये भी हमने एक मैसेज दिया है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं, किसी को बेइज्जत करते हैं, तो कोई ना कोई आपके साथ भी वो वैसा ही करेगा और वो चीज़ ज़रूर घूम के आपके पास आएगी। तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छा करें, सबके साथ अच्छे बने रहें। तो वो नाटक, और अभी फ़िलहाल मेरा वही चलता है, बाकी तो बहुत सारे नाटक हैं। बिल्कुल, जैसे कि अनूप सर ने कहा कि सारे किरदार ही उनके दिल के करीब है। बिल्कुल दर्शकों, जब कोई अभिनेता कोई किरदार निभाता है तो वो उसे निभाता नहीं, वो उसे जीता है, और वो जी तभी सकता है जब उससे वो जुड़ता है। और सर ने जो बात कही है ना, ये एक सच्चा कलाकार ही कह सकता है कि आज तक जितने भी रोल उन्होंने किए, जो भी काम उन्होंने किया, वो सब उनके दिल के करीब है। सर की एक बात और है सर, मुझे याद आ रही है कि आपकी जिद थी कि मैं मुंबई नहीं जाऊंगा, मैं मुंबई को यहाँ लेकर आऊँगा। सर कैसी वो जिद थी, क्या कारण था? एक्चुअली मैं इस शहर में पैदा हुआ जी। और इस शहर से मुझे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैं ये शहर कभी नहीं छोड़ना चाहता। मतलब मेरे को इस शहर में ही अच्छा लगता है। मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में गया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कई देशों में, दूसरे देशों में भी मिली मुझे कि वहाँ रह के काम करूँ, लेकिन मैं इस शहर को नहीं छोड़ सकता। तो जब एक वक्त आया था जबकि मेरी रेपटरी बंद हो गई थी और मुझे एक सर्वाइविंग का प्रॉब्लम था कि मैं क्या करूँगा। इस शहर में उस तरीके का प्रोफेशनलिज्म था नहीं कि मैं किसी, और मेरी उम्र भी उस समय तक पहुँच गई थी कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी अपने जीवन के लिए। तो मैं क्या करूँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। सब ने, मेरे दोस्तों ने कहा आप बॉम्बे चली जाएगी। मैंने कहा बॉम्बे नहीं जाऊँगा, और उस समय मैंने कहा कि मैं बॉम्बे को यहाँ लाऊंगा। तो मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि तुम्हारी नौकरी शायद छूट गई है, तो तुम्हारा कुछ दिमाग जो हिल गया है, पागलों जैसी बात कर रहे हो, बोले बॉम्बे कैसे लाओगे? मैंने कहा नहीं, मैं लाऊंगा। फिर मैंने कोशिश करी कि मेरे जो दोस्त जो बॉम्बे में काम करते हैं, उसमें एक जैसे अभी नाम लिया जयंत भाई, जो मेरे सीनियर भी थे, वो भी बॉम्बे चले गए थे, एक बड़े आर्ट डायरेक्टर हैं आज, उनसे भी मैंने बात करी और भी मेरे दोस्तों से बात करी। और मैंने कहा कि मेरा शहर बहुत सुंदर है, यहाँ के आप लोग शूटिंग करिए। उन्होंने कहा यार वहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा वो सब मेरी जिम्मेदारी, मैं कुछ भी करूँगा लेकिन आपको सब चीज़ अवेलेबल कराऊँगा, चाहे वो परमिशंस हों, लोकेशंस हों,
यहाँ पे और भी दिक्कतें बहुत सारी, जूनियर आर्टिस्ट चाहिए होते हैं। मैंने कहा वो सब मैं कराऊंगा, और वो मैंने धीरे धीरे करके शुरू किया। और उसका नतीजा है कि जब मैंने पहली फिल्म की थी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी सुधीर मिश्रा के साथ, जो बड़ी फिल्म थी, उसके बाद वो 98 में की थी और आज 2023 है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश के पूरे 365 दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई शूटिंग ज़रूर होती है। और बम्बई के लिए तो ये सेकंड डेस्टिनेशन है। बम्बई के बाद अगर सबसे ज़्यादा शूटिंग होती है तो वो भोपाल में होती क्या है। तो मुझे लगा कि मैं ले आया बम्बई। क्या बात है, बिल्कुल जिद करो और चीजें बदलो। बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण है सर इस बात का। और दर्शकों, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूर्वा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, अपना प्रश्न करें। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आज के नवयुवा हैं, उनके लिए रंगमंच में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या अवसर पैदा हो सकते हैं, वो किस रास्ते पर चलें जिससे कि वो अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना पाए। धन्यवाद जी, रश्मि मैम, अनूप सर, दोनों से ही मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहूंगी। रश्मि मैम। हाँ, मैं उन युवा लोगों को ये बात ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह मैंने कहा कि एक तो डिसिप्लिन लाइफ आपको जीनी पड़ेगी, पढ़ाई अपनी पूरी करिए। जी। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मुझे एक्टिंग करना है, मुझे थिएटर में जाना है या फिल्मों में जाना है, तो मैं पढ़ाई क्यों करूं। लेकिन पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह से अनूप जोशी जी ने बोला कि लिटरेचर हमारा बहुत समृद्ध है, उसे पढ़ना ज़रूरी है और उसे पढ़ने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको थिएटर भी करना है, और लगन तो आपको चाहिए ही। लगन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे थिएटर करना है तो करिए, और लेकिन बिना कुछ भी प्राप्ति की उम्मीद से मत करिए कि आपको शुरुआत से ही कुछ प्राप्त हो जाएगा इसलिए मैं थिएटर कर रहा हूँ, या मुझे फिल्मों में जाना है। तो आजकल के बच्चे जो हैं वो एक थिएटर को एक स्टेप मानते हैं, एक सीढ़ी मानते हैं कि हम कुछ साल थिएटर कर लेंगे, उसके बाद हमको फिल्मों में और OTT प्लेटफॉर्म पे मौका मिल जाएगा। तो ये एक साधना है, इसको एक साधना की तरह लीजिए, अपने सोल से जोड़ कर करिए और एक लगन के साथ करिए, तो ही आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने शॉर्टकट इस्तेमाल किया तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। ये पूरी मेहनत मांगती है, ये फील्ड पूरी मेहनत मांगती है। जी, यानी कि पैशन के साथ आगे बढ़िए। आप इसे जितना ऐसा प्रोफेशन लेकर चलेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप थक जाएं या फिर आपका मन विचलित हो जाए, लेकिन जब पैशन के साथ चलेंगे तो हार नहीं मानेंगे। अनूप सर, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि अभी मतलब आज के ज़माने में, हमने जब शुरू किया था जब तो उतने साधन नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में हमारे भोपाल में ही 2 ड्रामा स्कूल हैं। एक मध्य प्रदेश सरकार का भी है और एक रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का है, उनका भी ड्रामा स्कूल है। उसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, श्री राम सेंटर का एक ड्रामा कोर्स है, त्रिपुरा में है, बनारस में है, मतलब बहुत सी जगह, आसाम में है। तो ऐसे बहुत सी जगह ड्रामा स्कूल्स हैं। स्कूल्स जो होते हैं या जो है वो आपको एक रास्ता बताते हैं, एक दरवाजे पे लाके छोड़ते हैं कि जहाँ से आपके पास पूरा बड़ा मैदान है, जहाँ से चलना है, बट एक नींव का काम करते हैं वो। तो अगर आदमी उसको उतना सीरियसली लेना पड़ता है, क्योंकि सबसे मेरा मानना है कि जब तक ट्रेनिंग ना होगी, और ये ट्रेनिंग बहुत लंबे समय चलती है, क्योंकि ये आप वो एक ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप चाहते हो जैसे कि आपको काम मिल जाए या आपका प्रोफेशन बन जाए, वो नहीं होगा। बिल्कुल सही। क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस करना है, जैसा अभी रश्मि जी ने कहा कि साधना है, बिल्कुल ये डिग्री नहीं है। जी, तो साधना में तो टाइम लगता है, समय चाहिए। हाँ। बिल्कुल सही कहा और सर। टाइम के बाद आपकी ईमानदारी भी चाहिए। आप ईमानदारी नहीं, आप चाहेंगे सर मैंने ड्रामा स्कूल का पर्चा लिया है तो जो भी मतलब आप सब कर कुछ हो रहे हैं जाएगा। कंप्लीटली डिवोटेड रहिए उसके प्रति। बिल्कुल। और यहाँ पर दर्शकों हमारे साथ कॉल के माध्यम से अशोक गुलानी जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सर, मैं चाहूंगी आज के दिवस के उपलक्ष्य पर आप कुछ शब्द अपने हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। अरे मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे लिए हर दिन ये रंगमंच दिवस है, हर दिन जी। और कुछ ना कुछ अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। हम भी प्रसन्न हो, सामने वाला भी प्रसन्न हो, कुछ हम नया सीखे, सामने वाला भी कुछ नया सीखे। और अच्छी बात यह है कि रंगमंच के प्रति अभी लोगों का प्यार दुलार बहुत बढ़ गया है, और हमें जैसे कहते हैं ना कि हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है वो रंगमंच करने वालों के लिए। और जब रंगमंच दिवस मनाया जाता है तो एकता एक प्रतीक है कि भैया बहुत बड़ा आज जैसे हमें सम्मान मिल रहा है रंगमंच करने वालों को,
तो इसके लिए तो रंगमंच के प्रति जो स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं, दुलार रखते हैं, सम्मान रखते हैं, उनके प्रति हम सही में सारे रंगमंच के करने वाले आभारी हैं, उनके कृतज्ञ हैं हम लोग। जी बिल्कुल सर, आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ रंगमंच के कुछ बहुत दिग्गज कलाकार हमारे साथ कार्यक्रम में स्टूडियो में बैठे हैं। अनूप जोशी जी और रश्मि मुजीमदार मैम, आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारे कार्यक्रम का वो हिस्सा बने हैं। आज इस दिवस पे वो खास चर्चा के लिए हमारे साथ आए हैं और वो उन्होंने आपका संदेश भी सुना है सर। और सर आपके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कार्यक्रम में जुड़ के अपना संदेश हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। जी थैंक यू दूरदर्शन, थैंक यू दूरदर्शन। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं दर्शकों और रश्मि मैम के पास चलते हैं। रश्मि मैम, आप बाय प्रोफेशन बैंकर हैं जी। और इसके साथ महिला होने की जिम्मेदारी, घर को संभालने की जिम्मेदारी, बच्चों को देखने की जिम्मेदारी और उसके साथ आर्ट के लिए इतना प्यार, इतना समर्पण, मैम कैसे संभव आप कर पाई इन सारी चीज़ों के बीच बैलेंस कैसे आपने? आसान तो नहीं था सृष्टि का, कठिन था, लेकिन ये है जहाँ चाहा वहाँ रहा। मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है इस लाइन पर कि अगर आप चाहते हो कि मुझे ये करना है तो आप कर जाते हो उसको। कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बहुत शादी के पहले तो ठीक है कि मैं करती रही रंग कर्म, शादी हो के आई तो मैं शादी ऐसे घर में गई जहाँ पर रंग कर्म और इस तरह के बातों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था उस परिवार में जी। लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा जब मैं शादी होके आई कि बेटा यहाँ पर तुमको वो माहौल नहीं मिलेगा जो तुम्हारे मायके में मिलता था, लेकिन मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, तुम करो। तुम न्यूज़ रीडिंग छोड़ोगी नहीं, तुम थिएटर छोड़ोगी नहीं, तुम्हें जितना उचित लगता है, जैसा लगता है तुम करो। तो मैं इस मंच से मेरी सासू माँ का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे इस फील्ड में डाला, लेकिन आगे बढ़ने के लिए शादी के बाद मेरे परिवार ने, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, ससुर हो, और आज की तारीख में बच्चे मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं मम्मी, कोई भी प्ले होता है मैं बोलती हूँ जाओ, क्या इतना जाना है या छुट्टी लेनी, नहीं जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी। बच्चे ये कहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये मेरी ज़िंदगी है। तो मैं मेरे परिवार का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिस वजह से मैं ये सब कर पाई और आज आगे भी करने की कोशिश करूँगी और अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ इसे आगे बढ़ाना। कितनी खूबसूरत बात है दर्शकों की, मैम की मदर इन लॉ यानी कि उनकी सास ने इतने प्यारे, इतने, मैम बहुत दिल आपका मतलब कितना खुश हुआ होगा जब आपने उनकी ये लाइन सुनी होगी कि तुम इसे करती रहोगी, तुम इसे कभी छोड़ोगी नहीं। और शायद उन्हीं के सपोर्ट के कारण आप इतना आगे आई और आज हम यहाँ पे बैठ के इस बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। और मैं सर के पास चलूँगी। सर जोशी सर, आप इतने समय से इस फील्ड में जुड़े हैं और शायद ही कोई ऐसा काम बचा हो जो आपने नहीं किया। आपने हर काम किया है, कॉस्ट्यूम से लेकर मेकअप से लेकर लाइटनिंग से लेकर हर चीज़। लाइटनिंग से मुझे याद आया कि सर आप डायरेक्शन, प्रोडक्शन, हर चीज़, लेकिन लाइटिंग में भी आपकी एक्सपर्टीज़ है और इसके लिए आप देश विदेश भी जाते हैं। सर आप जब देश विदेश जाते हैं तो वहाँ बहुत लोगों से आपका मिलना होता होगा, तो क्या अंतर देखने आपको मिलता है कला के प्रति? हमारे देश में लोगों का लेके क्या दृष्टिकोण है और क्या बाहर विदेश में लोगों का दृष्टिकोण है? मुझे लगता है कि भारत, मतलब मैं तो बहुत लकी मानता हूँ अपने को कि मैं इस देश में पैदा हुआ, क्योंकि इस देश की जो भी संस्कृति है वो मुझे लगता है पूरी दुनिया में सबसे पुरानी है। जी। हमारे पास, मतलब समझ लीजिए, अगर हम वेद की बात करें, और मतलब 4 वेद तो हैं, जो तो हैं, सभी ने माना है उसको कि वो शाश्वत साहित्य है। नंबर 2, एक 5वां वेद भी माना जाता है भरतनाट्य शास्त्र। जी। तो भरत मुनि ने उस ज़माने में वो सारा ग्रामर लिख के दिया है जो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। आज पूरी दुनिया काम कर रही है, यूरोपियन थिएटर अपने तरीके से काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उसको डिटेल अगर स्टडी करेंगे तो वो ग्रामर वही भरतनाट्य शास्त्र की है, वही सारे नियम कायदे कानून ही वो फॉलो करते हैं जो उस नाट्य शास्त्र में लिखे। तो ये है मेरा मानना। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो मतलब बहुत हम रिच हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा है और इस पे गर्व करना चाहिए कि हमारे यहाँ उतना बड़ा लिटरेचर, हम उसके मालिक हैं जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। बिल्कुल, इतना समृद्ध है दर्शकों हमारा देश, चाहे वो कला की बात हो, चाहे किसी भी विषय पर हम बात करें, चाहे कोई भी संस्कृति हो, हम बहुत ही धनाढ्य हैं इस
मामले में। मैम क्योंकि समय नहीं है और बातें बहुत सारी बाकी हैं, पर समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। जोशी सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में समय देने के लिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में समय देने के लिए। बहुत सारी बातें हैं, कभी और हम आगे की बातें, कभी हमें मौका मिलेगा चर्चा करने के लिए। दर्शकों, जैसे कि मैम और सर ने कहा, उनकी जो बातों से समझ में आया कि देखिए, हार्ड वर्क आपको हर जगह, जो मेहनत है वो हर जगह रंग लाती है। शॉर्टकट कभी भी आपको उस जगह नहीं पहुंचाएगा जहां आप जाके संतुष्ट हो सकते हैं। इसलिए लॉन्ग वे से घबराइए मत, मेहनत करिए और आगे बढ़िए और जिद करिए। जैसे कि सर जो कहते हैं, जिद करो और समय दो। बिल्कुल, ये दो चीज़ पैर गठान बांध लीजिए, हमेशा याद रखें। और यहाँ पर अब आप सभी से मैं अनुमति लूंगी और उम्मीद करूंगी कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। नमस्कार।